हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाटो। जो टॉपिक है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में एक बता दें कि बेसिक चीज़ कि ये जो है मिलिट्री अलायंस है, जो कि शुरू जो हुआ था 12 कंट्री से हुआ था। अभी इसमें 30 कंट्री है, 30 कंट्री इसमें टोटल हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसका आज के वर्ल्ड में इसका रिलेवेंस क्या है। फिर उसके बाद इसका डिस्कस करेंगे पॉइंट कि नाटो जो है क्यों चाइना को जो है इतना फोकस कर रहा है। ठीक है। और जैसे नाटो का क्या मतलब रोल है इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि नाटो का जो इतिहास है और उससे कैसे बना। ठीक है। और क्यों बना। जैसे सोवियत यूनियन को उसका एक्सपेंशन को रोकने के लिए जो है नाटो का गठन किया गया था यूरोपियन देशों के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। ठीक है। क्योंकि जो है कि 1955 में वार्सा पैक्ट के तहत रशिया ने जो है कि एक्सपेंड करना स्टार्ट किया था सोवियत यूनियन को। क्योंकि उस समय बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री थे जो रसिया के साइड में या फिर नीचे जो बुल्गारिया ये सब हैं, ये सब कम्युनिस्ट की तरह इस कम्युनिस्ट देश थे। तो इसमें एक्सपेंशन के कारण जो है इसके थ्रेट के कारण जो है नाटो का गठन किया गया था। और भी हम लोग को इसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस का मीन्स जैसे कि इकोनॉमिक अलायंस या स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है। ठीक है। ये मिलिट्री अलायंस है। इसमें चार्टर 5 के तहत इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई भी जैसे 30 कंट्री जो है इसका मेंबर्स, अगर उसमें एक भी कंट्री पे अगर कोई दूसरे कंट्री जो नॉन नाटो अलायंस का पार्टी है, अगर उस पर अटैक करता है, उसको थ्रेट करता है, तो ये पूरे 30 कंट्री मिलकर उसको जवाब देंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भी इसका गठन जो है 1949 में हुआ था, 1949 में। 1949 में इसका गठन हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। एम क्या था इसका, लक्ष्य क्या था, डिटरेंट टू द थ्रेट ऑफ द सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। मतलब सोवियत यूनियन जो था, सोवियत यूनियन जो आज टूटकर जो रसिया हो गया, रसिया और प्लस बहुत सारे कंट्री मिलकर सोवियत यूनियन बनाते थे। 1991 में जो टूट गया, तो उस समय वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा था यूरोप की तरफ, ईस्ट यूरोप की तरफ। तो उसको रोकने के लिए, उस थ्रेट को मतलब उससे बचने के लिए इसका गठन किया गया था। एक एम तो ये था। ठीक है। यूरोप में आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद 1949 में हुआ था, तो वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुआ था 1945 में। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है। हेड क्वार्टर्स जो है नाटो का जो है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब जो फाउंडर कंट्रीज थे नाटो का, फाउंडर कंट्री 12 कंट्रीज मिलकर नाटो का गठन किए थे। उसमें कौन कौन था? यूएस था, यूके था, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पुर्तगाल। ये 12 कंट्री मिलकर फाउंड किए थे क्या? नाटो अलायंस को। फाउंडर के रूप में इसको जाना जाता है। अब जो है ये पूरे टोटल 30 कंट्री हो गए हैं। 30 कंट्री, बहुत सारे कंट्री बाद में जुड़ते गए, लेकिन हाल में जो जुड़ा है ये कंट्री है मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया, जो 2020 में जुड़ा था। इसमें नाटो में नॉर्थ मैसेडोनिया याद रखिएगा, यूरोप के जो नीचे में है मैप में आप देखिएगा वहाँ पर कंट्री है। अब इसका पर्पस क्या था? पर्पस, एम तो हो गया कि उसको एक्सपेंड, सोवियत यूनियन का जो एक्सपेंशन हो रहा था उसको उस डर से बचने के लिए नाटो का अलायंस क्रिएट किया गया। अब इसका पर्पस था इट एक्ट एज ए कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस। इट एक्ट, यह मतलब बिहेव करता है एज ए कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस विद द एम ऑफ द प्रोवाइडिंग
म्यूचुअल डिफेंस थ्रू मिलिट्री एंड पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 30 कंट्री है, अगर कोई एक्सटर्नल कंट्री अगर कोई भी जो नाटो कंट्री को अगर थ्रेट करता है तो 30 कंट्री मिलकर उस थ्रेट को, उस जो सिक्योरिटी को उसको क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, तो उसको जवाब देने के लिए थ्रू मिलिट्री एंड पॉलिटिकली, मिलिट्री और पॉलिटिकली दोनों तरीके से। जैसे हम लोग देखे थे कि अफगानिस्तान में जो है 2019 के बाद जो है अमेरिका जो है अफगानिस्तान में हमला कर दिया था, ठीक है, और नाटो जो कंट्री था सारे मिलके उसमें हमला कर दिए थे। तो हम लोगों ने देख चुका है, और प्लस में ISIS जो इराक और सीरिया दोनों में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। मीन्स इफ़ ए मेंबर स्टेट इज थ्रेटेंड बाय एन एक्सटर्नल कंट्री, ये जो हम लोग आपको बताया अभी कि एक्सटर्नल कंट्री जो है अगर थ्रेट करेगा अगर कोई भी मेंबर को, तो उसको जवाब देने के लिए, कलेक्टिवली जवाब देने के लिए उसका पर्पस है, ठीक है। ये जो बात जो लिखा हुआ है ये पूरा, ये आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो चार्टर, जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरीके से नाटो का भी चार्टर है। उस चार्टर में आर्टिकल 5 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सटर्नल कंट्री अगर नाटो कंट्री पर कुछ थ्रेटिंग करता है तो 30 कंट्री मिलकर मिलिट्री या पॉलिटिकली जो भी संभावना हो उसको काउंटर करेंगे, जो उसको थ्रेट करेगा। तो ये मेन इसका मेन क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था एक तरीके से ये, और इसका पर्पस आगे हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे कि नाटो के साथ इश्यूज़ क्या हैं, स्टोरी ऑफ नाटो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे नाटो का एक्सपेंशन हुआ, क्यों एक्सपेंशन हुआ, रिलेवेंस नाटो का क्या है आज के वर्ल्ड में, और क्यों जो है नाटो इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है चाइना पे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम फिर आते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे कि स्टोरी ऑफ द नाटो एक्सपेंशन, नाटो का किस तरह से एक्सपेंशन हुआ वो तो स्टोरी हम लोग जान लिए, लेकिन इसके काउंटर में जो है सोवियत यूनियन जो आज का रसिया है, और उसमें बहुत सारे देश मिलते थे, जैसे एस्टोनिया हो गया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक रीजन का जितना कंट्री था, फिर यूक्रेन जो अभी लड़ाई चल रहा है रसिया यूक्रेन में, वो भी पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो पार्ट था सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। टूटने के बाद अलग अलग देश, दर्जनों देश में बट गया सोवियत यूनियन, जो कि आज सबसे बड़ा हिस्सा रसिया है। तो सोवियत यूनियन ने उस समय क्या किया कि नाटो का जब गठन हुआ तो उसको काउंटर करने के लिए अपना मिलिट्री अलायंस बनाया। अपना मिलिट्री अलायंस किसके साथ बनाया, तो पोलैंड और 7 अदर जो है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, उसके साथ मिलकर अपना जो है मिलिट्री अलायंस बनाया। कब, 1955 में 14 मई 1955 को वर्सा पैक्ट हुआ था, उसके तहत एक मिलिट्री अलायंस बनाया। पोलैंड, सोवियत यूनियन उसमें था, उसमें तो रहेगा ही, और 7 अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट स्टेट्स थे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट है कि बट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991 देन द हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया एंड अदर्स कंट्री ज्वाइन द नाटो, ठीक है। तो इसमें है कि जैसे है कि सोवियत यूनियन जो है जब टूटा 1991 में, तो उसका जो जब मिलिट्री अलायंस उसमें थे, जैसे पोलैंड था, बुल्गारिया था, एस्टोनिया, ये सब मिलिट्री अलायंस किसके थे, सोवियत यूनियन के। लेकिन कोलैप्स होने के बाद ये सब जितना कंट्री है, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया और बहुत कंट्री जो है नाटो ज्वाइन कर लिए, ठीक है। और नाटो का हम लोग चार्टर आर्टिकल 5 पढ़ लिए, नाटो चार्टर का आर्टिकल 5। अब हम लोग नाटो का जो चार्टर है उसका आर्टिकल नंबर 10 पढ़ेंगे। वो क्या, उसमें क्या है, ओपन डोर पॉलिसी है। आर्टिकल 10 में क्या है, ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अलाउज एनी यूरोपियन कंट्री, यह अलाउ करता है कोई भी यूरोपियन कंट्री को, दैट कैन अनहेंस, जो कि बढ़ा सकते हैं
एंड कंट्रीब्यूट योगदान कर सकते हैं टू द सिक्योरिटी रक्षा के लिए ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक एरिया की सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए उसमें मदद कर सकते हैं। वो सारे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को अलाउ है ओपन डोर पॉलिसी के तहत, जो कि आर्टिकल नंबर 10 में लिखा हुआ है नाटो के चार्टर्ड में, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि ये जब कोलैप्स हुआ था तो वर्सा पैक्ट के तहत इसमें मिलिट्री अलायंस हुआ था, वो जो है 1 जुलाई 1991 को डिसॉल्व हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, ठीक है। आर्टिकल 3 आपका हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि जैसे है कि हम लोग देखेंगे कि मेजर नॉन नाटो अलायंस, हम लोगों ने देख लिया कि नाटो में 30 देश हैं और वो एक कलेक्टिव एक मिलिट्री अलायंस बनाए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो नॉन नाटो एलाइज, बहुत ही खास और बहुत ही बड़े जो एलाइज है यूएस का, उसको नॉन नाटो एलाइज, क्योंकि वो नाटो में नहीं शामिल है, लेकिन वो यूएस का जो है बहुत ही उसको कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी उसका एलाइज है, ठीक है। उसमें यूएस जो है 30 देशों को मान्यता दिया है, 30 देशों को। द यूएस डेजिग्नेटेड 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग, कौन कौन कंट्री है इंक्लूडिंग में? 30 कंट्री तो हैं, एग्जाम्पल्स में जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, ये सब देश जो हैं उसको मान्यता दिया है यूएस नॉन नाटो एलाइज में, ठीक है। नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही खास एलाइज की तरफ मानता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें जो सोवियत यूनियन ने मिलिट्री अलायंस बनाया था वो वर्सा पैक्ट के तहत बनाया था, वर्सा पैक्ट के तहत। तो वर्सा पैक्ट आखिर है क्या? तो वर्सा पैक्ट कहता है कि जैसे वर्सा पैक्ट के तहत एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी साइन हुई थी, मतलब रक्षा के लिए वो जो है संधि हुआ था, किसके किसके बीच में? पोलैंड, सोवियत यूनियन एंड 7 अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो कि कम्युनिस्ट स्टेट्स है, जैसे बुल्गारिया हो गया, इस तरीके के लातविया हो गया, ये सब जो देश थे ये सब साइन किए हुए थे वर्सा पैक्ट के तहत, जो कि एक तरह से नहीं, इसको कहा ही जा सकता है कि नाटो का काउंटर करने के लिए मिलिट्री अलायंस बनाया गया था वर्सा पैक्ट के तहत, ठीक है। तो ये आपका स्टोरी हो गया और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि नाटोज के साथ इश्यूज़ क्या है, नाटो के साथ इश्यूज़ क्या है, नाटो का आज के मतलब कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में जो है, मतलब आज के वर्ल्ड में, समकालीन वर्ल्ड में क्या इसका मतलब सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, रिलेवेंस क्या है इसका। और फिर हम लोग देखेंगे कि नाटो जो है चाइना को इतना फोकस क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी जो है नाटो का उसको क्या बोलेंगे कि उसको एक तरह से एम बोल सकते हैं, नाटो का एम बोल सकते हैं कि वो काउंटर करना चाहता है चाइना और रसिया, ये 2 कंट्रीज़ को ज़्यादा ही फोकस कर रहा है। लेकिन हम लोग चाइना को देखेंगे कि चाइना को क्यों इतना ज़्यादा ये फोकस कर रहा है। नाटोज मतलब 30 कंट्री, 30 कंट्री, और मेन तो उसमें यूएस है, यूएस काउंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इश्यूज़ पढ़ेंगे, फिर रिलेवेंस पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद चाइना फोकस पढ़ेंगे, कंक्लूड करेंगे फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इश्यूज़ विथ नाटोज़ के साथ इश्यूज़ क्या हैं। इश्यूज़ नाटोज़ के साथ बहुत हैं, लेकिन हम लोग क्रिप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। फर्स्ट इश्यूज़ जो है कि नाटो के साथ जो 30 कंट्री हैं उसमें बहुत सारे जो कंट्री हैं और डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं डिफरेंट टॉपिक के बारे में। जैसे टेररिज्म के बारे में टर्की जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है भारत के विरोध में। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर टर्की जो है, टर्की, मलेशिया तो इसमें नहीं है, लेकिन टर्की जो है नाटो का सदस्य है और वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। और रसिया और यूरोपियन सिक्योरिटी के मामला में अलग अलग ओपिनियन है अलग अलग कंट्रीज़ का, नाटो कंट्रीज़ का, जो 30 कंट्रीज़ हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल बता रहे हैं कि टर्की जो है, ग्रीस जो है चाइना, थोड़ा सा चाइना प्रो है उसका, और रसिया, टर्की जो है रसिया प्रो है। क्यों? क्योंकि हमने अभी हाल ही के दिनों में देखा होगा कि टर्की पर जो है काटसा सैंक्शन लगाया, अमेरिका जो है काटसा सैंक्शन लगाया, क्योंकि टर्की जो है S-400 जो कि भारत ने भी ख़रीदा है,
वो रसिया से लिया था, जिसके तहत उस पर जो है अमेरिका ने काट सा सैंक्शन लगा दिया था। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द नाटो मेंबर्स, ग्रीस एंड टर्की हैव शार्पेंड, मतलब ग्रीस और टर्की जो है थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। ठीक है। लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड मिशन, और ये भी एक उसका इशूज़ है कि उसका डिफाइंड मिशन नहीं है कि हमको यही चीज़ में करना है, उसका मिशन मतलब निर्धारित नहीं है। ठीक है। अलग अलग प्रकार का बहुत सारा, मेन तो इसका मोटो था कि हमको काउंटर करना है सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन को। बाद में धीरे धीरे एक तरह से बहुत ही इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस बन गया। मतलब मिलिट्री अलायंस तो पहले भी था, लेकिन एक तरह से ये सेना का अलायंस कर, उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से आप मिलिट्री अलायंस ही बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका कोई डेफिनेट पर्पस नहीं है, डेफिनेट मिशंस नहीं है। ठीक है। क्लियरली मिशंस उसका डिफाइंड नहीं है। फिर उसके बाद रिलेवेंस ऑफ द नाटो इन कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड, नाटो का जो है कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड में, अभी के वर्ल्ड में क्या रिलेवेंस है। ठीक है। नाटो का तो टू डील विद द रैपिडली चेंज सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, जो बहुत तेज़ी से सिक्योरिटी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसको बहुत जल्दी ये डील करता है। जैसे रशिया का यूक्रेन पे आक्रमण, तो उसमें खुलकर सपोर्ट किया यूएस जो है, और नाटो भी खुलकर सपोर्ट किया यूक्रेन को, जो कि एक तरीके से उसको मिनिमाइज़ करने का काम किया वॉर को, क्योंकि यूक्रेन तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा मिलिट्री स्टेट है रशिया के कंपेरिजन में। तो नाटो जब आगे आएगा तो उसको कम कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी उसने पूरा कोशिश किया टेररिज्म पे, साइबर अटैक पे, ये सब पे बहुत ही जल्दी, रैपिडली, और इसमें बहुत मतलब खुलकर नाटो जो है सामने आता है। जो ग्लोबल थ्रेट होता है जैसे साइबर सिक्योरिटी, फिर अभी कोरोना को लेके भी ये लोग बहुत सारे हेल्प किए, बहुत ही जो गरीब गरीब कंट्री में भी, अफ्रीका इधर भी हेल्प किए। फिर जैसे नाटो है अफगानिस्तान में इंटर कर गया था टेररिज्म को मिटाने के लिए, तो एक सिक्योरिटी रीजन के कारण वो इंटर किया था, ऐसे उसका पर्सनल रीजन भी था। लेकिन बोलता तो वही है कि अफगानिस्तान में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने 20 साल तक जो है नाटो की सेना, मतलब अमेरिका और नाटो की सेना जो है, मेन तो उसमें अमेरिका ही है, तो अफगानिस्तान में रहे 20 साल तक वहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। और एक और इसमें है कि यह मुख्य स्तंभ था ISIS से लड़ने के लिए, ISIS के अगेंस्ट लड़ने के लिए ग्लोबल सपोर्ट से। हालांकि हम लोग जानते हैं कि नाटो अकेले ही नहीं हरा पाता है ISIS को, लेकिन हरा सकता था क्योंकि उसका बजट बहुत बड़ा है। लेकिन जब तक ग्लोबल कोएलिशन नहीं होगा, तो ग्लोबल कोएलिशन, अगर ग्लोबल सपोर्ट नहीं होगा नाटो को, तो वो ISIS को मुश्किल होता है हराने में। हरा सकता था क्योंकि बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस है, वो हरा सकता था, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट के कारण उसने ISIS को डिफीट कर दिया, हरा दिया। ठीक है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजंस हैं, रिलेवेंस है नाटो का अभी के समय में। अब हम लोग जानेंगे कि वाई नाटो इज़ फोकसिंग ऑन चाइना। अब जो है नाटो जो है चाइना पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा है? तो नाटो ये जस्टिफाई करता है, इट जस्टिफाई न्यू फोकस ऑन चाइना, इट जस्टिफाई अ न्यू फोकस ऑन चाइना। जस्टिफाई करता है किस तरीके से? एज ए कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट चाइना इंक्रोचमेंट ऑन यूरोपियन कंट्रीज़। हम लोग जानते हैं कि चाइना का थोड़ा उसका मूड जो रहता है हथियाने के चक्कर में रहता है, तो उसको यूरोप में कम करने के लिए, उसको बचाने के लिए कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट चाइना इंक्रोचमेंट ऑन यूरोपियन कंट्री, तो इसको जस्टिफाई करता है, मतलब बोल कर कि हाँ इसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं चाइना को। अरे ये सही भी है, क्योंकि आप एग्जांपल में देखिएगा कि की पोर्ट सच एज द पोर्ट ऑफ पायरेस, जो कि ग्रीस का बहुत पोर्ट है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट जो बहुत वहाँ पर बहुत सारे पोर्ट है, लेकिन उनमें से जो है सबसे बड़ा पोर्ट है, उनमें से एक पोर्ट जो है उस पर मेजोरिटी ऑन्ड बाई चाइनीज़ कंपनी।
बहुत ज़्यादा वो ऑन करते हैं, मतलब मेजोरिटी अधिकांश उसका जो क्षेत्र है ऑन करते हैं कौन, चाइनीज़ कंपनी ऑन करते हैं, ठीक है, ग्रीस। फिर थर्ड पॉइंट है कि इंक्रीज चाइनीज़ नेवल पेट्रोल इन अटलांटिक ओशियन रीजन। और जब इसको पोर्ट मिल गया और बहुत सारा इसको मतलब एक तरह से उसको बोल सकते हैं कि पोर्ट ही बोल सकते हैं कि मिल गया, और एक लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द ग्रीस पायरस जो था नाम का पोर्ट। तो उसके बाद ये क्या किया कि बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया चाइनीज़ नेवल पेट्रोलिंग जो है, जैसे हम लोग का कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग करता है, नेवी का शिप पेट्रोलिंग करता है, उसी तरीके से ये भी जो है अटलांटिक ओशियन रीजन में, अटलांटिक ओशियन रीजन्स में अपना पेट्रोलिंग बढ़ा दिया, जो कि एक समस्या है नाटो देश के लिए, क्योंकि नाटो का मतलब ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक रीजन को सेव करने के लिए उसका गठन किया गया था, सोवियत यूनियन जब एक्सपेंड कर रहा था तब। तो ईच हो गया। फिर आपका चौथा पॉइंट है कि एक्सटेंसिव साइबर अटैक ऑन वेस्टर्न कमर्शियल एंड मिलिट्री टारगेट्स बाय चाइनीज स्टेट। बहुत ही ज़्यादा साइबर अटैक किया कर रहा है कमर्शियल एंड मिलिट्री टारगेट्स बाय चाइनीज स्टेट। चाइनीज स्टेट जो है बहुत ही ज़्यादा साइबर अटैक कर रहा है वेस्टर्न कमर्शियल एंड मिलिट्री टारगेट्स को, तो ये भी एक समस्या है उसके लिए, फिर नाटोज के लिए, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट, क्लेम ऑफ द चाइनीज ओनरशिप ओवर द रिसोर्सेज रिच वाटर ऑफ द साउथ चाइना सी। हम लोग जानते हैं कि साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन के तहत वो बोलता है कि 9 डैश लाइन जितना भी एरिया है 9 डैश लाइन के अंदर वो सारा जो है चाइना का है, और एक तरह से 9 डैश लाइन पूरे साउथ चाइना सी को कवर करता है। तो एक साउथ चाइना सी पर अधिकार बोल करके मेरा है वो रिसोर्सेज रिच वाटर, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम का वहाँ पर बहुत ज़्यादा समुद्र में भंडार है, फिर बहुत सारे मिनरल्स हैं, फिर उसके बाद अभी जो है सी फूड्स जो हैं उस पर भी वो कब्जा करना चाहता है। तो क्लेम्स ऑफ द चाइनीज़ ओनरशिप ओवर द रिसोर्स रिच वाटर ऑफ साउथ चाइना सी, और ये जो है स्ट्रेटेजिकली विटल महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण वाटरवे है, जाने का रास्ता है। आप मैप में देखेंगे साउथ चाइना सी से ही होकर जो है ट्रेड होता है या जापान की तरफ जाता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इधर जो है फिलीपींस, तो ये ताइवान के पास भी जाता है। स्ट्रेटेजिकली वाटरवे है, मतलब समुद्री रास्ता है, समुद्री नहीं तो मतलब पानी का रास्ता, ठीक है, समुद्री रास्ता नहीं बोलेंगे, पानी का रास्ता है, स्ट्रेटेजिकली है, रणनीतिक रूप से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा ही होता है, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए आप ऊपर की ओर जाइए साउथ चाइना सी से होते हुए, तो वहाँ वो जो है स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाटोज कंट्री के लिए, खासकर जो है यूएस के लिए, यूएस और कुछ यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं जो बहुत ही रिच हैं उनके लिए, जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी रीजन से भी वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जो है नाटोज़ के बारे में, नाटोज़ क्या है इसमें हम लोग पढ़ें, उसका हिस्ट्री पढ़ें, फिर उसका हम लोग पढ़ें कि रेलेवेंस क्या है, नाटो जो है चाइना पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ें, और इश्यूज़ भी हम लोग पढ़ें कि नाटोज़ के साथ इश्यूज़ क्या हैं, ये सब हम लोग पढ़ें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही, अभी आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।